तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि फ्रांस में मुस्लिम लड़कियों को गोली मारना फ्रांस की पुलिस को पड़ा भारी। मुसलमानों ने पूरे फ्रांस में लगा दी आग, अब हाथ पांव जोड़ रही है फ्रांस की सरकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की सिंधे को हटाकर अजीत पवार को बनाया जाएगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री। कांग्रेस नेता ने किया दावा, सिंधे खेमे की उड़ी नींद। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पोप फ्रांसीसी ने स्वीडन में कुरान जलाने का किया विरोध, मुसलमानों का साथ देते हुए स्वीडन पर कार्रवाई की मांग। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कांग्रेस से गद्दारी करने वाले सिंधिया के गढ़ ग्वालियर में प्रियंका गांधी भरेंगी हुंकार, रैली की तैयारी में जुटी कांग्रेस। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की अजीत पवार की एंट्री से सिंधे खेमे में मची खलबली। एनसीपी को सरकार में शामिल करने से नाखुश हैं कई विधायक, हो सकती है बड़ी कार्रवाई। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की अधिकारों की लड़ाई में उपराज्यपाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कई लोगों की नियुक्ति पर लगाई रोक। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो फ्रांस में 17 साल के मुस्लिम लड़के को मारना पुलिस को पड़ा भारी, मुसलमानों ने पूरे फ्रांस में लगाई आग। जब दोस्तों आपको बता दें कि फ्रांस में मुसलमानों से टक्कर लेना फ्रांस की पुलिस को भारी पड़ गया। दरअसल आपको बता दें कि फ्रांस में 17 साल के मुस्लिम युवक की पुलिस ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद मुसलमान भड़क उठे और पूरे फ्रांस में दंगे शुरू हो गए। मुसलमानों ने पूरे फ्रांस में आग लगा दी। इस दौरान फ्रांस में मुसलमानों ने अल्लाह अकबर के नारे लगाए। यूरोप के बाकी देशों के नेता फ्रांस दंगों को मुस्लिम और अफ्रीकी शरणार्थियों के कारण होने वाली समस्या बता रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के मामले में पुलिस ने 17 साल के मुस्लिम लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद मुसलमान भड़के और उन्होंने कहा कि फ्रांस में लगातार मुस्लिम विरोधी कार्रवाई हो रही है, इसलिए अब मुसलमान ऐसी कार्रवाइयों को नहीं सहेंगे। वहीं आपको बता दें कि मुसलमानों ने पूरे फ्रांस में दंगे कर दिए और फ्रांस की पुलिस की मुश्किलें बढ़ा दी, जिससे फ्रांस की सरकार और फ्रांस पुलिस उनके हाथ पांव जोड़ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सिंधे को हटाकर अजीत पवार को बनाया जाएगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, कांग्रेस नेता ने किया दावा। जब दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना के बाद एनसीपी में दो फाड़ हो चुकी है और अजीत पवार डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। अब इस फूट को लेकर तमाम नेता अपने अपने दावे कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस के सीनियर नेता पृथ्वीराज ने दावा किया है कि उन्हें सूचना मिली है कि बीजेपी ने अजीत पवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का पद देने का वादा किया है। अजीत पवार के सत्तारूढ़ एकनाथ शिंदे बीजेपी गठबंधन में शामिल हो जाने से महाराष्ट्र में राजनीतिक स्थितियां बदल गई हैं। चावड़कर ने पहले ही शिवसेना के नेता संजय राउत ने भी यही दावा किया था। उन्होंने कहा था कि चंद दिन के शिंदे मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र का सीएम बदला जाएगा, शिंदे को हटा दिया जाएगा। और अब कांग्रेस नेता ने भी दावा कर दिया, जिससे शिंदे गुट की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो स्वीडन में कुरान शरीफ जलाए जाने से नाराज हुए पोप फ्रांसीसी, कुरान जलाने की निंदा की, कहा मुझे किताब का अपमान होता देख गुस्सा आया। जब दोस्तों आपको बता दें कि वेटिकन सिटी के पोप फ्रांसीसी ने पिछले हफ्ते स्वीडन में कुरान जलाने की घटना की निंदा करते हुए कहा कि उन्हें मुसलमानों के पवित्र किताब का अपमान देखकर क्रोध और घृणा महसूस हुई। संयुक्त अरब अमीरात के अखबार अल इत्तेहाद में सोमवार को प्रकाशित एक इंटरव्यू में पोप के हवाले से कहा गया है कि मुसलमानों के लिए पवित्र मानी जाने वाली किसी भी किताब का उस पर विश्वास करने वालों का सम्मान करना चाहिए। मुझे ऐसे कामों पर गुस्सा और घृणा महसूस होती है। स्वीडन के स्टॉकहोम में बुधवार को ईद अल अदा के मौके पर एक व्यक्ति ने मस्जिद के बाहर कुरान शरीफ को फाड़ दिया और जला दिया। इस घटना को लेकर तुर्की और सऊदी अरब सहित कई मुस्लिम देशों ने निंदा की थी, लेकिन अब पोप फ्रांसीसी ने भी इसका विरोध किया है। उन्होंने भी कुरान शरीफ को जलाने को गलत बताया और कहा है कि मुझे किताब का अपमान होते देखकर गुस्सा आया था। अगर मैं वहां पर होता तो मैं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करता। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सिंधिया के गढ़ ग्वालियर में प्रियंका गांधी भरेंगी हुंकार, रैलियों की तैयारी में जुटी कांग्रेस, भाजपा की बड़ी चिंता। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी से गद्दारी करके बीजेपी में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर अब प्रियंका गांधी पहुंचने वाली है। प्रियंका गांधी यहां पर बीजेपी पर निशाना साधकर कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांगेंगी। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव जीतने के लिए प्रियंका गांधी यहां पर पहुंच चुकी है। वहीं आपको बता दें कि प्रियंका गांधी जो है केंद्रीय और पूर्व मंत्री अरुण यादव के साथ प्रदेश में वोट मांगेंगी। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी लगातार सिंधिया पर गद्दारी का आरोप लगाकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराने के आरोप लगाती है।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राजस्थान में सरकारी पेपर क्या लीक तो होगी उम्र कैद की सजा, गहलोत ने किया ऐलान। जय दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में पिछले कुछ साल में पेपर लीक की चर्चा जोरों पर हो रही है। रीड पेपर लीक मामले में कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। अब सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को बड़ा फैसला लिया है। गहलोत ने पेपर लीक के खिलाफ बनाए गए कानून में अधिकतम सजा का प्रावधान उम्र कैद करने के लिए बिल लाने का फैसला लिया है। यानी अगर कोई अब राजस्थान में जो है सरकारी पेपर को लीक करता है तो उसको उम्र कैद की सजा होगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महाराष्ट्र के बाद अब बिहार में हो सकता है खेला। राज्यसभा उपसभापति से मिले सीएम नीतीश कुमार, दे सकते हैं बीजेपी को समर्थन। जय दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में रविवार को बड़ा उलटफेर देखने को मिला। शरद पवार के भतीजे और दिग्गज एनसीपी नेता अजीत पवार ने अपनी पार्टी छोड़ शिंदे सरकार का दामन थाम लिया। इतना ही नहीं, एक घंटे के अंदर ही अजीत पवार नेता प्रतिपक्ष से प्रदेश के डिप्टी सीएम बन गए। अजीत पवार के पार्टी छोड़ने के फैसले को राजनीतिक विशेषज्ञों ने एनसीपी के लिए बड़ा झटका बताया। वहीं अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र के बाद बिहार में भी बड़ा बदलाव होने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि यह सवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राज्यसभा उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह से हुई मुलाकात के बाद उन्हें लगा है। हरिवंश नारायण जनता दल यूनाइटेड से राज्यसभा के सांसद हैं। मुख्यमंत्री के साथ उनकी मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार तेज हो गया है। इस बात का अंदेशा लगाया जा रहा है कि महाराष्ट्र की तरह बिहार में बड़ा बदलाव हो सकता है और नीतीश कुमार फिर से बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो तेलंगाना में मुस्लिम युवक की हिंदूवादी संगठनों ने की पिटाई, लगवाए जय श्री राम के नारे। जय दोस्तों आपको बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के विधानसभा क्षेत्र में 3 जुलाई की रात एक भीड़ ने शराब के नशे में छत्रपति शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा के पास कथित तौर पर पेशाब करने पर एक मुस्लिम व्यक्ति के साथ मारपीट की और जय श्री राम के नारे लगवाए। वहीं आपको बता दें कि जबरदस्त उसको सड़क पर भी घुमाया। वहीं आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने रात करीब 8:30 बजे उस व्यक्ति को पेशाब करते हुए देखा था, जिसके बाद उससे जय श्री राम के नारे लगवाए और फिर उसकी पिटाई भी लगाई। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भारत में लगातार मुसलमानों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अजीत पवार की एंट्री से शिंदे खेमे में खलबली। एनसीपी को सरकार में शामिल करने से नाखुश हैं कई विधायक। जब दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर बड़ा उलटफेर देखा गया है। भतीजे अजीत पवार ने चाचा शरद पवार का साथ छोड़ शिंदे सरकार का दामन थाम लिया है। लेकिन इस पूरे सियासी घटनाक्रम के बीच एक चर्चा ये भी है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को चिंता सता रही है कि ऐसा क्यों है और इसके पीछे क्या संकेत हैं। वहीं आपको बता दें कि अजीत पवार के जो है सरकार में शामिल होने से शिंदे खेमे के विधायक नाराज है। उन्हें लगता है कि अजीत पवार के साथ मिलकर बीजेपी यहां पर सरकार बना लेगी और हमें सरकार से बाहर कर देंगे। वहीं आपको बता दें कि शिंदे खेमा भी अब जो है उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पार्टी के साथ फिर से गठबंधन की सरकार बना सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अधिकारों की लड़ाई में उपराज्यपाल को फिर लगा सुप्रीम कोर्ट से झटका। जब दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के साथ चल रही प्रशासनिक अधिकारियों की लड़ाई में उपराज्यपाल बीके सक्सेना को मंगलवार को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर कमीशन के चेयरपर्सन के शपथ ग्रहण समारोह पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस पद पर नियुक्ति जस्टिस उमेश कुमार को 11 जुलाई तक शपथ ग्रहण नहीं करने का आदेश दिया है। जस्टिस उमेश कुमार को उपराज्यपाल ने 21 जून को DERC का चेयरपर्सन नियुक्त किया था। लेकिन इस फैसले के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि उपराज्यपाल दिल्ली सरकार को इस पद पर नियुक्ति के लिए नहीं कह सकते। इसके साथ ही टॉप जो है कोर्ट ने 11 जुलाई तक शपथ ग्रहण समारोह पर रोक लगा दी और अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट आगे सुनवाई करेगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि दिल्ली सरकार और केजरीवाल के बीच इस मामले को लेकर बात नहीं बन रही है और दोनों ही अधिकारी आपस में लड़ते ही रहते हैं। इसका मतलब तो ये है कि इस वक्त जानबूझकर इंटेंशनली या और प्रैक्टिकली ये उनके साथ जो कुछ किया जा रहा है जानबूझकर किया जा रहा है। हाँ। आजम खान के लिए अब पार्टी क्या एक्शन लेगी चुनाव से पहले? भाई अखिलेश यादव और सारी पार्टी उनके साथ है। बेल भी मिल गई है उनके बेटे को, अब्दुल्ला आजम खान को, लेकिन अभी तक 3 हफ्ते का समय भी दिया था कोर्ट ने। क्योंकि कोर्ट का मामला है, हम कोर्ट में के मामले में आवाज़ तो उठा सकते हैं लेकिन फैसला उनके हाथ में है। ये अगर ये इन्होंने बहुत तरकीब से बहुत ये काम किया है कि सारा उनकी सारी
यानी मुकदमात और ये कोर्ट के ज़रिए से यानी जुडिशरी में कर दिए। अब जुडिशरी फैसला करेगी, तो इसलिए वो इस तरकीब से अपने आप को बचाए रखना चाहते हैं और उनको छोड़ना भी नहीं चाहते। समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि चुनाव से पहले आजम खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे। हम तो ये उम्मीद करते हैं क्या, और हमारी कोशिश भी यही है कि वो जेल से भी क्या अभी बाहर आ जाए।